12 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था और मैं मम्मी को लखनऊ आईसीयू में छोड़ के 7 जुलाई को जैसे ही निकला, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। 2021 में अप्रैल में मम्मी का साया उठ गया और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि मैं एक डिप्रेशन के दौर में चला गया और मैं बहुत परेशान हो गया। एक तो एग्ज़ाम का फेलियर मिला मुझे और फिर मम्मी का जाना। लॉ के दौरान मुझे मेरे अंदर एक रैशनल लीगल सोच डेवलप हुई, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट के दौरान मुझे एक मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव सीखने को मिला। लोगों के लिए कैसे काम करना है, लोगों के लिए कैसे जीना है, लोगों के लिए कैसे आप आगे बढ़ेंगे। मैंने कई राज्यों के मेंस लिखे और इस साथियों एक ताज्जुब होगा आपको, मैंने बिहार जुडिशरी का मेंस भी लिखा है। नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार। मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 में लॉ ऑफिसर पद पे हुआ है। मेरी रैंक 1 है और मैं आज आपसे शेयर करूंगा अपने संघर्ष की पूरी कहानी। मेरा जन्म आजमगढ़ ज़िले में हुआ था और मेरा जो प्राथमिक एजुकेशन और स्कूलिंग जो है वो आजमगढ़ से हुई है, वो यूपी बोर्ड से हुई है। 2007 में मैंने अपना इंटर की एजुकेशन पास की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2012 में कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई 2020 में कंप्लीट की। इसके बाद मैंने अपना एलएलएम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से 2022 में कंप्लीट किया। उसके बाद अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी लॉ सब्जेक्ट में एनरोल हूँ और मैंने अपना एलएलबी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया और साथ साथ ही मैंने अपना कंटिन्यू रखा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और आज मैं लॉ ऑफिसर के पद पे आपके सामने चयनित होकर खड़ा हूँ। साथियों, मेरा जो एक ये दौर रहा, मतलब एक तरह से संघर्ष का दौर रहा। इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि आप लगातार संघर्ष करते रहे और बहुत सारी चीज़ों को आपको उन चीज़ों से निकलना भी था। मेरे परिवार में मेरे पिताजी ग्रुप सी के एम्प्लॉयी थे और जो 2012 में रिटायर हो गए और मम्मी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगी हुई थी। पापा सिटी में हम लोग को लेके रहते थे पढ़ाई-लिखाई के लिए, माताजी गाँव में एग्रीकल्चर वगैरह सँभालती थी ताकि हम लोग के लिए रिसोर्सेज़ की पूरी व्यवस्था कर पाएँ। और उन्होंने पूरा संघर्ष किया और ये वो उनका संघर्ष मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है और मेरे पिताजी का भी संघर्ष जो दोनों लोगों ने मिल के हमें आगे लेकर आए, वो बहुत ही प्रेरणादायी रहा मेरे लिए, क्योंकि उन लोगों का साथ ना होता तो शायद मैं इस संघर्ष को इतने लंबे वक़्त तक नहीं लड़ पाता। 2012 में मैंने बीटेक किया, आज मैं 2024 में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो ये एक बड़ा संघर्ष था मेरे लिए और उसके लिए मेरे मम्मी-पापा का संघर्ष बहुत एक तरह से ऐसा संघर्ष था जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दिया और आज मैं यहाँ तक आया। तो साथियों, मैं आपको बताऊँगा कैसे-कैसे चीज़ें मेरे साथ हुईं और कैसे-कैसे मैंने उस संघर्ष को लड़ा। तो ये मेरे लिए बहुत एक तरह से कहा जाए मेरे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट किया। वो शायद आपके लिए भी बहुत प्रेरणादायी होगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साथियों, जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो उस समय लगा कि मुझे अपनी फर्दर करियर के लिए क्या करना चाहिए। तो उस समय मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग में जो करियर मैंने बनाया है, अगर कहीं थोड़ा-मोड़ा सेटल हो जाऊँगा, कहीं अगर जॉब एक मिल जाएगी, तो शायद मैं बेहतर आगे अपना जो सपना सजाया है बीटेक के दौरान जो मैंने देखा है, वो शायद मैं एग्ज़ीक्यूट कर पाऊँगा। मैंने तुरंत गेट की एग्ज़ाम दिया और मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने एनरोल भी कराया एमटेक में। लेकिन फिर कुछ वजहें रहीं जिसमें क्या है, बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने एमटेक का एजुकेशन बीच में ही ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं सीधे तैयारी पे मोड में आ गया और मैं 2014-15 में अपनी तैयारी सिविल सर्विसेज की शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देते ही एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर सकते हो और वहाँ मेरिट से एडमिशन नहीं होता है, एंट्रेंस से एग्ज़ाम होता है। तो मैंने अपना एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आए और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया। और उस एडमिशन के बाद मैंने अपनी जर्नी को बहुत एक तरह से कहा जाए बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस के साथ शुरू किया और इस दौरान मैंने एकेडमिक के साथ-साथ तैयारी को बहुत अच्छे से किया और साथियों, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। मैंने 2018 के एग्ज़ाम का मेंस लिखा और उसका इंटरव्यू दिया मैंने और उस इंटरव्यू में मेरे कुछ मार्क्स रह गए जिसकी वजह से शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया और कुछ कमियाँ रह गई मेरे अंदर जो मैं उसको टैकल नहीं कर पाया, तो शायद इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में मुझे सफलता मिली है और मैं आज आपके सामने एज़ ए लॉ ऑफिसर पद पे चयनित होने के बाद खड़ा हूँ। साथियों,
इस दौर में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ भी दी, लेकिन उस तकलीफ़ से निकलने के लिए मैंने पूरा संघर्ष किया और संघर्ष करके आज यहाँ तक आया। साथियों, 2020 का जब मैंने इंटरव्यू दिया, उस दौरान मेरी माताजी एडमिट थीं आईसीयू में, और 12 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था और मैं मम्मी को लखनऊ आईसीयू में छोड़ के 7 जुलाई को जैसे ही निकला, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोने लगीं, तो मुझे भी आँसू आ गए। तो पापा ने बोला कि मम्मी का नाम लेके कि जाने दो, इसी संघर्ष के लिए तो हम लोग इतना संघर्ष किए थे और आज उसको मुकाम मिलने जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करो, जाने दो, उसका हाथ मत पकड़ो। तो माँ ने मेरा माथा चूमा और रो के बोली, "बेटा जाओ, क्योंकि अब तो हम जी चुके हैं, तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हो रही है, इसलिए तुम जाओ।" मम्मी को आईएलडी की बीमारी थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और उस बीमारी से वो लड़ रही थीं और लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पे थीं। मैं वहाँ से निकला, दुखी था, लेकिन एक ये भी था कि मम्मी-पापा का संघर्ष था और उस संघर्ष से लड़ के मुझे आगे आना था। मैं इलाहाबाद पहुँचा और वहाँ खरीदारी वगैरह किया, कोई भी कपड़े नहीं थे, सारे कपड़े मैंने वहाँ से खरीदे और खरीदने के बाद अ, इंटरव्यू की तैयारी के लिए लगा। तभी अचानक से वीकेंड का लॉकडाउन लग गया और 12 जुलाई का इंटरव्यू टल के 25 अगस्त मिल गया। फिर मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिला कि मम्मी की देखभाल कर पाऊँगा, सारी चीज़ें सही से चलेंगी। हालाँकि मैंने 25 अगस्त तक मम्मी की जितना मैं कर सकता था उनके लिए किया। उसमें मम्मी का बहुत सारा सपोर्ट भी मिला। मम्मी मेरे को कई बार ये बात बोलती भी थी कि जिस बच्चे को हम बहुत नादान समझते थे, वो शायद ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से टैकल करना शुरू किया है। तो मम्मी एक बात बोली थी, "अब हम चले भी जाएँगे, तब भी हमें एक सुकून रहेगा कि मेरा बेटा लड़ सकता है चीज़ों से और चीज़ों को हैंडल कर सकता है।" तो उस दौरान बहुत सपोर्ट मिला, हालाँकि इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, जिसकी वजह से मेरे कुछ मार्क्स से रह गए। लेकिन मैंने मेहनत पूरी रखी। इसी दौरान 2021 में अप्रैल में मम्मी का साया उठ गया और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। क्योंकि मम्मी पूरे परिवार की रीढ़ थीं, वो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड थीं और वो लड़ती थीं हर चीज़ से। पापा के लिए भी सपोर्ट छिन गया, वो अकेले हो गए और हमारे लिए एक वो महिला का सपोर्ट टूट गया जो हमारे लिए सब कुछ हैंडल करती थी। एक गाँव में बैठ के पूरा मैनेजमेंट चलाती थी परिवार का। मैं अगर लिटरल सेंस में कहूँ, तो मेरी माँ मैक्सिम गोर्की की मदर थी। जो उन संघर्षों से लड़ के और हमें यहाँ तक पहुँचाई थी, वो जब गई, तो मैं एक डिप्रेशन के दौर में चला गया और मैं बहुत परेशान हो गया। एक तो एग्ज़ाम का फेलियर मिला मुझे और फिर मम्मी का जाना, तो ये बहुत डिप्रेसिंग था। पूरे परिवार में डिस्टर्बेंस, पापा परेशान, भैया परेशान, सब लोग परेशान, क्योंकि किसी से हैंडल नहीं हो रहा था, क्योंकि जो हैंडल कर रहा था वही हमारे बीच से जा चुका था। तो ये हमारे लिए बहुत परेशान करने वाली चीज़ थी। मैं तो घर में सबसे छोटा था और मेरे लिए तो मम्मी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। हर बार वो मेरे लिए खड़ी रही है, मेरी एजुकेशन के लिए पापा से लड़ के मुझे बीटेक कराया और फर्दर जब भी हमेशा वो कहती थी कि नहीं, इस ये जो अपने मन से करना चाहता है उसको करने दीजिए, इसको नहीं रोकना है। तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। तो उसी दौरान मेरा रिकमेंडेशन हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ में एलएलएम के लिए और मैं मुंबई गया और वहाँ मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, प्रोफ़ेसर्स मिले और वहाँ मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला और एक थिंकिंग डेवलप हुई। मैं आपको बताऊँ, बीटेक के दौरान मेरे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ। लॉ के दौरान मुझे मेरे अंदर एक रैशनल लीगल सोच डेवलप हुई। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट के दौरान मुझे एक मार्जिनलाइज़्ड पर्सपेक्टिव सीखने को मिला कि लोगों के लिए कैसे काम करना है, लोगों के लिए कैसे जीना है, लोगों के लिए कैसे आप आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ सीखने को मिली। ब मुझे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त मिले। मेरे एलएलबी के दोस्त मयंक, वो भी वहाँ मेरे साथ थे। मेरे और इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट में मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छे मिले, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट दिया। जैसे मेरे कई दोस्तों का नाम मैं लाइन लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर मिला है तो मैं उन दोस्तों को याद भी करूँगा। श्रुतिका मिली, तेजस्विता मिले मेरे को और भव्या मिला। ये लोग सारे लोग मेरे को बहुत सपोर्ट दिए और उस दौरान एक ऐसी प्रोफ़ेसर मिली जो मेरे अंदर की एबिलिटीज़ को पहचानी कि नीरज, तुम तुम्हारे अंदर जो एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। तुम समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम अगर यहाँ पे हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। मुझे समीम मोदी मैम ने बहुत सपोर्ट दिया और उन्होंने बहुत मेरी अंदर की जो भी क्वालिटीज़ थी उनको उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि तुम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ दे सकते हो। उन्होंने कई एनजीओज़ में मेरे रिकमेंडेशंस भेजे ताकि मैं वहाँ जाके काम करूँ और लोगों के लिए अच्छा कर पाऊँ। उनके मोटिवेशन से मैं ग्राउंड वर्क किया, मैंने रिसर्च में फील्ड वर्क रिसर्च किया और लोगों के बीच जाके काम किया। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था और वहाँ मैंने एक मार्जिनलाइज़्ड पर्सपेक्टिव सीखा और लगा
कि यहाँ से निकल के आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और एक डिप्रेशन के दौरान में जो मैंने जिस तरह से लड़ा उस चीज़ को, वो टाटा इंस्टीट्यूट में बहुत बेहतर तरीके से सिखाया गया। फिर वहाँ से मैं लौट कर आया दिल्ली, फिर से तैयारी में लगा और समी मैम ने कहा था एक बार तुम लड़ने का तरीका सीखने के लिए एक बार विपश्यना भी जाना। मैं वहाँ भी गया और वहाँ से लड़ कर आया सीख कर आया कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कैसे मेडिटेशन करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मेरे एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि मैंने दोस्त बहुत अच्छे अर्जित किए। दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे डीयू के दोस्त जगन्नाथ, इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, एकता, सौरभ, ये सब लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा और हमेशा साथ खड़े रहे। मैं डिप्रेशन के दौरान जो था, मेरे लिए एक था डिप्रेशन के दौरान आप किसी से चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। आप इतने दुःख में होते हैं कि आप परेशान रहते हैं या किसी से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर होता है कि आपको कोई जज कर लेगा। आपकी नेगेटिव थिंग्स को आइडेंटिफ़ाई करके वो सोसाइटी में लीक कर देगा। आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं नेगेटिव, लेकिन वो दोस्त अच्छे से सुनते थे और उन चीज़ों को बताते थे ताकि मैं उन चीज़ों को रिमूव कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव रहा, मुझे बहुत अच्छे साथी मिले बर मैं जितने भी साथी मिले, मैं आज एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि असाध्य पीड़ा में आगे बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने असाध्य पीड़ा में कहा है कि एक इंसान के बनने में उसका बहुत सारा योगदान होता है। उनकी लाइन है, "मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं।" मीन्स आज मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उस संघर्ष में मेरी केवल अकेले का योगदान नहीं है, उसमें मेरे पूरे परिवार का, मेरे जितने भी साथी मुझे मिले, मेरे जितने दोस्त मिले बचपन से लेके अभी तक, उन सारे लोगों का योगदान था, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया और मैं आज यहाँ तक खड़ा हूँ। तो इस तरह से साथियों ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया और मैं उस संघर्ष में लड़ने में मुझे एक बल मिला और मैं आगे करता रहा और तो इस दौरान एक चीज़ जो मुझे मिली, वो ये था कि आप संघर्ष करते रहिए और आप संघर्ष करते रहेंगे तो आप कुछ न कुछ ज़रूर अर्न करेंगे। अगर आप सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी आप सोसाइटी में रहने के लिए सीख जाते हैं कि कैसे व्यावहारिक तरीके से हम प्रैग्मैटिक तरीके से यहाँ रह सकते हैं। क्योंकि संघर्ष आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है। साथियों मैं तैयारी के दौरान मैंने कैसे-कैसे तैयारी करी और क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ मेरी रहीं, मैं वो आपसे शेयर करूँगा। और स्ट्रैटेजीज़ तो मुझे लगता है कि यहाँ जो तैयारी सीरियसली कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी नो डाउट अच्छी है, मेरे से भी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ उनकी हैं। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो एक संघर्ष होता है स्टूडेंट का कॉम्पिटिटिव लाइफ में, वो जब दिल्ली आता है या किसी भी शहर में जाता है तैयारी करने, तो कुछ सपने लेकर जाता है, कुछ आकांक्षाएँ लेकर जाता है, कुछ उदात्त आकांक्षाएँ लेकर जाता है कि वो कुछ हासिल करेगा, समाज के लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा, खुद के लिए करेगा और उन उदात्त आकांक्षाओं के साथ वो बड़े शहरों में जाता है ताकि वो कुछ हासिल कर पाए, उस प्रतियोगिता में जुड़े और उस प्रतियोगिता में उससे कुछ साथी मिलते हैं और उस साथियों के साथ वो सीखता है कि कैसे उन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, कैसे उन संघर्ष को लड़ें और उन संघर्षों के बीच से अचानक से अगर वो साथी सेलेक्ट होके निकल जाता है, तो फिर से वो अकेला हो जाता है और उसको लगता है कि उसके दुःख को समझने वाला एक साथी चला गया। वो कॉम्पिटिशन नहीं है दोस्त, वो एक तरह से उसका संघर्ष है जो उसके साथ वो लड़ रहा होता है, लेकिन वो संघर्ष का साथी अचानक से चला जाता है, तो फिर से वो अकेला हो जाता है। और जब वो अकेला होता है, तो फिर उसके संघर्षों की फिर से लड़ाई शुरू होती है, फिर एक नए सिरे से वो लड़ता है, क्योंकि उस समय तक तो एक दोस्त था उसके साथ, लेकिन वो दोस्त फिर चला गया, तो अब बचता है वो अकेला। और वो होता है आपकी सबसे बड़ी लड़ाई और आपकी वो लड़ाई जो होती है, वो केवल और केवल आपके व्यक्तिगत स्तर पे नहीं होती है साथी, वो आपके सामाजिक स्तर पे भी होती है। आपके माँ-बाप हो सकता है आपसे चीज़ें ना शेयर कर पाते हों क्योंकि लगता होगा कि बच्चा हमारा परेशान हो जाएगा उन चीज़ों को सुन के, तो साथी वो उन सारी चीज़ों को नहीं बताते। लेकिन सामाजिक स्तर पे रिश्तेदार, समाज ये सवाल करता रहता है कि आप बड़े शहर में आपका बेटा क्या कर रहा है आपके वहाँ बैठकर। तो ये सारे सवाल वो ना जानते हुए भी लेकिन एक लंबी तैयारी में उसको लगता है कि ये सारे सवाल मेरे माँ-बाप से किए जा रहे होंगे, तो वो केवल और केवल व्यक्तिगत स्तर पे नहीं लड़ रहा होता है, वो सामाजिक स्तर पे भी लड़ रहा होता है। तो ये संघर्ष ऐसी संघर्ष है जिसमें आपको लड़ना होता है हर चीज़ से। आप सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सारे स्तर पे लड़ रहे होते हैं और वो लड़ाई से आपका केवल और केवल एक ये विकास नहीं होता है कि आपका नॉलेज बढ़ जाता है, आपका पूरा व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वही व्यक्तित्व आगे आपको हर चीज़ में काम आता है, चाहे वो आप अपने पारिवारिक स्तर पे काम करते हैं या आप सामाजिक स्तर पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें इस संघर्ष में खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको सीखने को मिलता है। तो साथियों, मेरी प्रोफ़ेसर शमीम मैम एक बात कहा करती थी कि
अगर संघर्ष करते हुए आपका रास्ता क्लियर नज़र आए, तो समझिए आप किसी और के रास्ते पे खड़े हैं। क्योंकि संघर्ष में रास्ता धुंधला होता है, क्लियर नहीं होता है और उस संघर्ष में वो रास्ता धुंधले रास्ते को क्लियर करके ही आपको आगे बढ़ना होता है और वही संघर्ष की गाथा आपको बहुत आगे ले जाती है और एक सक्सेसफुल इंसान बना देती है। आप उस संघर्ष में अगर फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ हार जाते हैं। क्योंकि संघर्ष एक ऐसी चीज़ होती है, आप अगर पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में, संघर्ष में कोई भी हारता नहीं है, संघर्ष में कोई न कोई कुछ हासिल करके जाता है। तो वो संघर्ष में आपको जीत या हार नहीं होती है, संघर्ष में आपकी सीख होती है, आप लर्न करते हैं संघर्ष में और ये आपके लिए बहुत बेहतर ज़रूरी है कि उस संघर्ष में आप कैसे जाते हैं। तो स्ट्रेटजीज़ में मैं साथियों आपसे जो शेयर करूँगा, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि कितना लंबा वक़्त लगता है। साथियों, कभी ये सोच के मत आप निकलिए कि मुझे 1 साल तैयारी करके ही निकालना है या 2 साल की तैयारी में ही निकालना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके तैयारी में फैक्टर बनती हैं, बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कारण आपके फैक्टर बनते हैं। तो आप तैयारी में ये कभी मत सोच के निकलिए कि मैं 1 साल में कर लूँगा। 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है, दैट इज़ द बेस्ट। बट अगर नहीं होता है तो परेशान नहीं होना है। आपको उस परसिवरेंस और पेशेंस के साथ निकलना है कि नहीं, मुझे ज़्यादा वक़्त भी लग सकता है और मैं उस वक़्त को लेकर चलूँगा और मैं लगातार संघर्ष करूँगा। तो वो सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ाएँगी। टाइम कभी भी बाँध कर ना निकलें, क्योंकि इस तैयारी के वक़्त में आपको लंबा वक़्त भी लग सकता है और बहुत कम वक़्त भी लग सकता है। इसलिए ये माइंड में फ्री रख लें कि टाइम का बाउंडेशन हमें नहीं रखना है। हो सकता है आपके साथ फाइनेंशियल दिक्कतें आएँगी, बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। तो उसके लिए साथियों मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल खड़ा हूँ। मैंने अपनी एकेडमिक्स को कंटिन्यू रखा। मेरी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी गई एकेडमिक्स की वजह से। वजह क्या रही कि आप तैयारी के फ़ेज़ में एक ऐसा फ़ेज़ आता है कि आप तैयारी कर लेते हो, उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है उसके 2 महीने ही पहले पढ़ते हैं। बाकी आपका पूरा साल वेस्ट जाता है। अगर आप एकेडमिक एक्टिविटी में लगे रहते हैं, तो आपका एक चीज़ सबसे अच्छा रहता है कि आप उस एक्टिविटी में परफ़ॉर्म करते रहते हैं। आपका माइंड हमेशा रन कर रहा होता है, हमेशा लाइव रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हो जाती हैं कि आप एकेडमिक एक्टिविटी में रहें, वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर पढ़ाई करने के बाद जब आप आते हैं तैयारी करने लास्ट के 2 मंथ्स, जहाँ आपको एफिशिएंट पूरा वर्क देना है, उसमें आप फिर से लग के देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने एकेडमिक लगातार कंटिन्यू रखा। मेरा एक सपना था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय मैंने एलएलबी करी, अभी मैं पीएचडी एनरोल हुआ हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके 4 दिन पहले मुझे पीएचडी में एनरोलमेंट मिल गया, डीयू में लॉ फैकल्टी में। तो एक सपनों का विश्वविद्यालय जहाँ आप पहुँचने की कोशिश करते हैं और वहाँ आपको रिसर्च एज़ ए रिसर्च स्कॉलर की तरह जब एडॉप्ट किया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है। क्योंकि पीएचडी बहुत बड़ा कोर्स है मेरे लिए ख़ासकर, क्योंकि मेरे परिवार में कोई अभी रिसर्च स्कॉलर नहीं था उस तरह से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और उसी दौरान आपको मौका मिल जाता है इंडिया के सबसे बेहतरीन सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इस तैयारी के दौरान मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें बहुत बेस्ट रही हैं और मैं बेस्ट इसलिए कहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में सबका सपना होता है और वहाँ मैं पहुँचा, तो ये मेरे लिए बेस्ट ही नहीं। और उसके साथ-साथ मैंने कई राज्यों के मेंस लिखे और इस साथियों, एक ताज्जुब होगा आपको, मैंने बिहार जुडिशरी का मेंस भी लिखा है। मैं केवल मेरा सिविल सर्विसेज में हिंदी सब्जेक्ट, जो हिंदी लिटरेचर है, मेंस का सब्जेक्ट था। लेकिन मैंने लॉ की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई अच्छी करी, मैंने बिहार जुडिशरी का मेंस लिखा है। तो ये भी मेरे साथ प्लस पॉइंट रहा कि मैंने एकेडमिक भी अच्छा किया। ऐसा नहीं था कि मैंने एकेडमिक्स बस हवा में कर लिया और उसमें कुछ रिस्पॉन्सेज़ नहीं दिए। वहाँ मेरे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज़ आए, मैंने अच्छी पढ़ाई करी और मैं अच्छा गेन किया। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा जो एकेडमिक का सफ़र था। तो साथियों, फाइनेंशियल दिक्कत अगर आपको आती है, तो फाइनेंशियल दिक्कत के लिए आप उसके लिए आप कहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज का भंडार होता है। उस नॉलेज के भंडार में से आप लोगों को कुछ दे सकते हैं, लोगों को, समाज को भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं। मैं लिखता था, हाँ, आर्टिकल्स पे रिसर्च करता था, तो कुछ अर्निंग हो जाती थी। इन सारी चीज़ों से आपका खर्चा चलने लगता है। आप कोचिंग, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो उससे भी आपको चीज़ें मिलने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव और आगे बढ़ाती हैं और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हैं। मैं लास्ट ईयर कलाम आईएएस में पढ़ाता था और वहाँ मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने को मिला था। मुझे ठीक-ठाक मिल जाते थे पैसे,
तो फाइनेंशियल दिक्कतें आती थी, फिर दोस्तों का बहुत सपोर्ट था, कुछ दोस्त जो एम्प्लॉयड थे, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट दिया। तो ये सारी चीज़ें साथ में रहीं और परिवार तो आपके पीछे खड़ा था। परिवार ज मेरे पीछे जब खड़ा था, तो मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव था और वो उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट दिया। तो ये मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव था। साथियों, तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आप बहुत परेशान होते हैं। 1 फेलियर झेलते हैं, 2 फेलियर झेलते हैं, तो थोड़ा डिप्रेस्ड होने लगते हैं, थोड़ा परेशान होने लगते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। मैं लास्ट इंटरव्यू दिया तो उसके बाद मैं बहुत परेशान होने लगा। आप 1 एग्ज़ाम फ़ेल होते हैं, 2 एग्ज़ाम फ़ेल होते हैं तो ऐसा नहीं है, आपका नॉलेज तो बढ़ता है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। और वो एफिशिएंसी कहीं न कहीं अगले एग्ज़ाम में आपके कॉन्फिडेंस को डल कर देती है। और जब कॉन्फिडेंस डल होता है तो एग्ज़ाम बुरा होने का ज़्यादा चांसेज़ होता है। तो साथियों उस दौरान मैंने कैसे अपने आप को हैंडल किया, वो मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग रहा क्योंकि मोटिवेटिंग रहा और वो सारी चीज़ें मैंने कैसे हैंडल की वो बहुत मैं बताना चाहूँगा। मैं 2020 का इंटरव्यू देने के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लगता था लाइफ़ में कुछ होगा या नहीं होगा, तो मैंने उस समय डायरीज़ लिखता था और अपनी स्टोरीज़, अपने मन में जो भी चल रहा होता तो एक्सप्रेस करता था दोस्तों से। उनसे बताता था, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, उन सारे लोगों से ताकि वो मेरे को जज ना करें, मेरी चीज़ों को सुनें और उसका सॉल्यूशन दें। जब आप क आपके अंदर कोई बात चल रही होती है, जब आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो लोग साथ खड़े होते हैं। और ये चीज़ होती है कि दोस्त जब आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार कुछ भी बुरा होगा, दोस्त सँभाल लेंगे, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। तो आप उन सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब डिप्रेशन के दौरान में जाता था, तो मुझे कमरा बहुत काटता था। जैसे लगता था कि नींद खुलते ही लगता था कितना जल्दी उठ के कमरे से बाहर चले जाएँ, दोस्तों के बीच में चले जाएँ। वजह ये होती थी कि लगातार फेलियर की वजह से कमरे में आप अकेले नहीं रह पाते हैं। आपको लगता है कि यार अ, कुछ गलत डिसीज़न ना हो जाए, ये सारी चीज़ों को लेके आप भागते हैं। तो मैं दोस्तों के बीच जाता था, उनसे बातचीत करता था, कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता था, जहाँ मुझे नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। तो इससे क्या होता था कि कहीं न कहीं एक माइंड में पॉज़िटिविटी आती थी और उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल करना सीख जाते थे। तो दोस्तों से कहते थे, दोस्त बहुत अच्छे से टैकल करते थे चीज़ों को। उस डिप्रेशन के दौरान मैंने मेडिसिन कभी नहीं खाई। मैं परेशान रहा, मेडिटेशन करता था लेकिन मेडिसिन कभी नहीं खाई और दोस्तों से सारी चीज़ें शेयर करते थे। दोस्त बहुत अच्छे थे, उन सारी चीज़ों का रास्ता बताते थे कि नीरज ये करो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। मैम थीं टाटा इंस्टीट्यूट की, वो मैम बहुत अच्छे से कॉल करती थीं, बेटा कैसा चल रहा है? घंटों-घंटों बात करती थीं। तो ये एक मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव रहा। तो साथियों, ये जो तैयारी के दौरान जो डिप्रेशन होता है, ये कहीं न कहीं आपके पूरी एफिशिएंसी को हार्म करता है। और ये आपको सिखाता भी है कि आप कैसे सोसाइटी में उतरेंगे और कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक व्यावहारिकता भी देता है। तो डिप्रेशन से डरना भी नहीं है, आप नो डाउट इन सारी चीज़ों में परेशान होंगे, लेकिन आप अच्छे दोस्त खोजें और अच्छे दोस्तों से मिलें और चीज़ों को शेयर करें। और जब शेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना सीखना आ जाएगा। और जब ची एग्ज़ाम के दौरान, इस तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कंटेंट और सारी चीज़ें तो आपको मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। आपको अब दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सस्ते में मिल भी जाती हैं। और अब ऑनलाइन सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, पूरा एक तरह से डिजिटल क्रांति चल रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन मेन होता है कि आप इस तैयारी के दौरान की चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, वो सबसे बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है साथियों कंसिस्टेंसी। मैं जब तैयारी करता था, जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉइन किया एलएलबी के दौरान, तो मुझे जो सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली, वो मिली मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी। बहुत फेमस लाइब्रेरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे संविधान को बनाया गया, उस संविधान को बनाने के लिए जो विशेषज्ञता ली गई, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी ने दी थी। ये नई जानकारी है, मैं अभी पीएचडी क्लासेस के दौरान, रिसर्च के दौरान मुझे पता चला। तो मैं वहाँ जाता था, सुबह 6 बजे पहुँच जाता था और रात के साढ़े 11 बजे तक मैं कंटिन्यूअसली वहाँ की लाइब्रेरी में बैठता था। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे से रात के साढ़े 11 बजे तक लगातार बैठ के पढ़ ही रहा हूँ। उस बीच एक कंसिस्टेंसी थी कि मुझे 6 बजे निकल जाना है और रात के साढ़े 11 बजे लौट के आके रूम पे खा पी के सो जाना है। तो ये सारी चीज़ें उस इस टाइम स्पैन में सुबह 6 बजे से रात के साढ़े 11 बजे तक का जो टाइम स्पैन था,
उसमें पढ़ाई होती थी, दोस्तों के साथ डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, कोई अगर सेमिनार हो रहा है तो उस सेमिनार को अटेंड करना और अगर क्लासेज़ हैं मेरी लॉ फैकल्टी की, तो उन क्लासेज़ को अटेंड करना, तो ये सारी चीज़ें उसी बीच में चलती थी। जैसे एक होता है कि रूटीन, जैसे आप ऑफिस वर्क पे 10 बजे जाते हैं और 5 बजे वापस आते हैं, उस तरह से मैंने एक रूटीन बना दिया था कंसिस्टेंसी के साथ कि सुबह 6 बजे निकल जाना है और शाम को रात में साढ़े 11 बजे तक लौटना है। और सारे बाकी आपके कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर आज पढ़ने का मन नहीं हुआ, तब भी हम सुबह 6 बजे निकल जाते थे कि वहीं दोस्तों के साथ बैठेंगे और कहीं घूमने चले जाएँगे, कहीं कुछ खाने-पीने चले जाएँगे, कहीं मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ें कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसी टाइम स्पैन में करते थे। मेरे एक साथी साथ में अभी आईएफएस ऑफिसर हुए हैं, उनकी भी उनको देख के मैंने सीखा था कि कंसिस्टेंट तरीके से मेरे सीनियर थे, तो वो लगातार आते थे। उनको देखा मैंने तो वहीं से मैंने सीखा कि यार नहीं लगातार चलना है। तो कंसिस्टेंसी फ्रेंड कंसिस्टेंसी आप बना के रखेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम ही है कंसिस्टेंट रहने का। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप का एग्ज़ाम 5 महीने बाद है तो आप लगातार पढ़ें। आप लास्ट के 2 महीने पढ़ते हैं और 3 महीने अगर आप अदर चीज़ों में पढ़ाई करते रहते हैं, अगर एकेडमिक चल रहा है या कोई और चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कंटीन्यूअसली वर्क करता है। तो कंसिस्टेंसी आपको बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये और तीसरी चीज़ जो मैंने फेस किया, पेशेंस और परसिवरेंस। आपको टूटना बिल्कुल नहीं है, परसिवरेंस साहस बना के रखना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब-जब भी आप फेल हो रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आप उस पेशेंस और परसिवरेंस को बना के रखें। और ये पेशेंस और परसिवरेंस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग करेंगी और आप उसके लिए आगे बढ़ते जाएँगे। साथियों मैंने लॉ की पढ़ाई करी, एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि इस कैंडिडेट ने लॉ की पढ़ाई करी, एलएलबी किया डीयू से, फिर एलएलएम किया, फिर अभी पीएचडी कर रहा है। तो ये सिविल सर्विसेज में क्यों आया और क्या इसकी अहमियत थी सिविल सर्विसेज में आने की? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बीटेक किया तो वहाँ एक मेरे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली देखना है। एलएलबी ने मुझे सिखाया कि आप लीगल रैशनल कैसे सोचते हैं। आप कैसे चीज़ों को एक राइट वे में सोचते हैं और कैसे एक रूल ऑफ लॉ और एक्सेस टू जस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं एक लीगल रैशनल रूप से। और जब मैंने एलएलएम किया तो एलएलएम ने मुझे मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव डेवलप किया। आप पढ़ाई के दौरान केवल और केवल डिग्रीज नहीं हासिल करते हैं। आप उस फील्ड में एक ऐसा नॉलेज डेवलप करते हैं जो आपको आगे सोसाइटी में बहुत काम देता है। टाटा इंस्टीट्यूट ने मुझे मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव डेवलप किया। पीएचडी में मुझे किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़्ड वे में रिसर्च करना सिखाएगा और जैसा कि मैंने अभी जितनी क्लासेज़ करी हैं, मुझे अभी वही सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि कैसे आपको रिसर्च करना होता है। तो जब आप ऑर्गेनाइज़्ड चीज़ों को देखते हैं, तो आप किसी भी सॉल्यूशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। साथियों मेरा एक इंटरेस्ट रहा है किसी भी समस्या की जड़ तक जाना। जब भी आप किसी समस्या के जड़ तक जाते हैं, तो सॉल्यूशन अपने आप नज़र आने लगता है। आपको सॉल्यूशन खोजना नहीं पड़ता है। जब आप के पास नॉलेज होगा, जब आपके पास कंटेंट होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाएँगे, तो आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी नज़र आने लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों से सवाल करते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरी सजेशन है साथियों कि आप किसी से सलाह ना लें। आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें, आपकी कमज़ोरियों, अपनी मजबूतियों को पहचानें और उसको रिकॉग्निशन दें। अगर आपकी कोई कमज़ोरी है, उस कमज़ोरियों को भी 2 भागों में बाँटें। ऐसी कमज़ोरी जो मेहनत करके मिटाई जा सकती हैं और ऐसी कमज़ोरी जो नहीं मिटाई जा सकती। अगर कोई नॉलेज लेवल पे है, जो आपको सब्जेक्ट इतना लग रहा है कि आप नहीं हैंडल कर सकते, वो भी आप आइडेंटिफ़ाई करें और उन कमज़ोरियों को भी आइडेंटिफ़ाई करें जो आपसे हैंडल हो जाएँगी मेहनत करने के बाद। तो ये चीज़ों को आप अगर करेंगे और मजबूतियों को और मजबूती प्रदान करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की सारी मजबूतियाँ और मजबूत हो जाएँगी और कमज़ोरियाँ धीरे-धीरे रिमूव होती चली जाएँगी। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने इतनी एजुकेशन ली, ये कहीं न कहीं मेरे पर्सनैलिटी में, ये व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें ढल गईं। और वो चीज़ें मुझे जितनी भी मेरी कमज़ोरियाँ थीं और जो मजबूतियाँ थीं, उन दोनों पे काम करने को अ, अग्रसर की। तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं और उन सारी डिग्रीज़ से आपको बहुत बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पाएँगे। और मेरा मानना है कि हर कैंडिडेट को या हर भारत के हर नागरिक को लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए।
वजह क्या है कि हमारा जो देश है वो संवैधानिक लोकतंत्र में है और संविधान के बारे में जानकारी, संविधान कैसे काम करता है, अगर हर नागरिक को जानकारी एक तरह से विशेषज्ञता के रूप में हो जाएगी, तो मुझे लगता है इस डेमोक्रेसी को गवर्न करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि लोग अवेयर होंगे, लोग अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होंगे, लोग अपने कर्तव्यों के प्रति अवेयर होंगे, तो लॉ की पढ़ाई आपको ये सारी चीज़ें देगा। ये लगता है, इसलिए जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो सेलेक्ट होने के बाद उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है लॉ की और उनको लॉ सिखाया जाता है, ताकि वो ग्राउंड पे कैसे काम करना, कैसे रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो लॉ एक ऐसी पढ़ाई जो मैंने कहा कि हर नागरिक को करनी चाहिए, तो आप भी कर सकते हैं और आपको बहुत बेटर नॉलेज मिलेगा और चीज़ों को पढ़ने समझने में आपको बहुत ईज़ी लगने लगेगा चीज़ें। साथियों, मैं अपनी इस जर्नी से आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद ये आपको मोटिवेट भी करेगा कि एक लंबे संघर्ष में आप एक चीज़ सीखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और संघर्ष, साथियों, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद का आपका संघर्ष खत्म हो जाता है। संघर्ष आप पर्सनल लेवल पे और सामाजिक लेवल पे करते ही रहते हैं और ये संघर्ष अनवरत चलता रहता है, आपको सीखता है, आप गिरते हैं, उठते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ये संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस संघर्ष में लगे हैं यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज में, तो आप उसमें अपना 100% दें। आप जब 100% देंगे तो एक आत्मसंतुष्टि होगी, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कि यार चलो, मैंने 100% दिया है, बाकी फेलियर मिला, अगली बार अच्छा कर लेंगे। तो साथियों, टूटना नहीं है, परसिवरेंस और पेशेंस 2 शब्द हैं, देखने में आपको शब्द लगेंगे लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। अगर आप पेशेंस और परसिवरेंस बनाए रखेंगे, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और आप बहुत बेहतर करेंगे लाइफ में। साथियों, उसका एग्ज़ाम्पल आपके सामने खड़ा है। मैं 2012 में ग्रेजुएशन किया था, आज 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरे लिए ये बहुत कीमती है। कीमती इसलिए है, आपको लग सकता है कि 10 से 12 साल लग गए, लेकिन आप जब संघर्ष करके कोई चीज़ हासिल करते हैं ना, तो आपको वर्थ इट लगता है और आपको बहुत बहुमूल्य लगता है और आप उसको एन्जॉय करते हैं। आपको लगता है कि यार आज मैंने हासिल किया है, तो आपको लंबा वक़्त लग सकता है साथियों, उस पेशेंस और परसिवरेंस को बना के रखिए और मेरी ये कहानी शायद आपको मोटिवेट करेगी और बेहतर तरीके से मोटिवेट करेगी और आप बहुत बेहतर करेंगे। साथियों, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। ऑल द बेस्ट सभी लोगों। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।